बहुत पहले की बात है। काशीपुर गांव में भीमा नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। भीमा एक छोटा किसान था। वो गांव में अपनी एक छोटी सी जमीन के टुकड़े पे खेती करके अपना गुजारा जैसे तैसे किया करता था। गांव में कई वर्षों से बारिश नहीं हुई थी, इसलिए सारे किसान बहुत परेशान थे। गांव में तो सब जगह अकाल की परिस्थिति हो गई है। लगता ही नहीं कि अब इस गांव में कभी भी बारिश होगी। पता नहीं ऊपर वाला इतना क्यों नाराज है हमसे। भीमा गांव के ही एक कुएं से निराश होकर घर जा रहा था, तभी उसे हरिया काका बुलाते हैं। भीमा, अरे ओ भीमा, कहाँ से आ रहे हो? पानी का कहीं कुछ पता चला क्या? कुएं से आ रहा हूँ काका, वहाँ पर भी एक बूंद पानी नहीं है। इस गांव में तो अकाल की स्थिति हो गई है। पता नहीं ऊपर वाला हमसे किस बात की नाराजगी दिखा रहा है। हाँ रे भीमा, पता नहीं ईश्वर हमसे किस बात का बदला ले रहे हैं। काका, लगता है अब इस गांव में सब जगह अकाल की स्थिति हो गई है। लगता नहीं है कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। हाँ भाई, तुम अभी जवान हो, शादी विवाह भी करनी बाकी है तुम्हें। इस गांव में क्या देख कर रहोगे? हमारा क्या है, अब इस उम्र में कहाँ जाएंगे हम? और इतने सालों से इस गांव में गुजारा किया है, अब इस गांव को छोड़कर कहीं जाने का इच्छा भी नहीं हो रहा है। तुम जाओ, तुम्हारी पूरी जिंदगी बाकी है अभी। काम के लिए बाहर गांव तो जाना ही पड़ेगा काका। यहाँ रहकर खेती भी तो नहीं हो रही है और खाने के भी लाने पड़ रहे हैं। इतना कहकर भीमा घर चला गया। घर से कुछ कपड़े लिए काम की तलाश में दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ता है। चलते चलते वो विजयनगर गांव में आ जाता है। वहाँ उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था और कोई काम भी नहीं था। गांव में घूमते घूमते उसे एक ऊंची हवेली दिखाई देती है। अरे हाँ, यहाँ मेरा कुछ काम बन सकता है। यहाँ मुझे कुछ काम मिल सकता है। देखकर तो ये भी किसान जगत के मालूम पड़ते हैं। अंदर जाके काम मांगता हूँ। भीमा किसान जगत के सेठ के पास जाकर कहता है, सेठ जी, मैं भीमा हूँ, दूसरे गांव से आया हूँ। मैं एक किसान हूँ, पर हमारे गांव में पानी की कमी से अकाल की परिस्थिति हो गई है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव में लोग 2 बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाएगा तो बड़ी कृपया रहेगी आपकी सेठ जी। अरे रे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खराब हो गई है। ठीक है, वैसे मेरे पास कोई काम तो नहीं है, पर तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हें एक काम दूंगा, लेकिन लगता नहीं है कि तुम वो काम कर पाओगे। नहीं नहीं सेठ जी, आप चिंता ना करें। आप मुझे कोई भी काम दे दे, मैं वो काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करूंगा। अच्छा ठीक है भीमा, मैं तुम्हें काम देता हूँ, लेकिन मेरी बात कान खोल के सुन लो। मेरे पास 5 एकड़ की जमीन है जो थोड़ी सख्त है। तुम्हें उसी जमीन में मेहनत करके उसे उपजाऊ जमीन बनाना पड़ेगा और इसके बदले में महीने के आखिर में तुम्हें 300 रुपये मिलेंगे। और हाँ, 2 वक्त का खाना भी मेरी तरफ से मुफ्त में दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम इस काम को कर पाओगे? अरे बाप रे, 5 एकड़ की जमीन में खेती करना होगा। कहाँ मैं गांव में अपने छोटे से जमीन पे खेती करता था और कहाँ यहाँ पे 5 एकड़ की जमीन पे। ओहो, पर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। और ऊपर से सेठ जी मुझे 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं यह काम कर लूंगा, पर एक विनती है सेठ जी आपसे। हाँ बोलो भीमा, क्या बात है? सेठ जी, मैं इस गांव में नया आया हूँ और मेरा रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। क्या आप मुझे कहीं पर रहने का आसरा दे सकते हैं? जगदीश सेठ थोड़ी देर तक सोचता है और भीमा को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद कहता है, ठीक है भीमा, वैसे हमारे पास तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ तुम्हें मैं रहने दे सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे गौशाले में रह सकते हो। वहाँ मेरी गाय
भूरी रहती हैं और जब तुम वहाँ रहोगे तो भूरी की भी देखभाल करनी पड़ेगी। जी धन्यवाद सेठ जी, मैं आपकी भूरी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। और अब भीमा गौशाले में रहकर अपना काम करने लगता है। वो रोज सुबह जल्दी उठकर पहले भूरी का गोबर निकालता, उसे चारा डालता और भूरी की भी साफ सफाई करता। गौशाला का काम करके भीमा खेत चला जाता काम करने। सख्त जमीन होने के बाद भी भीमा बड़ी ही लगन और मेहनत से काम किया करता था। जैसे जैसे दिन गुजरे भीमा अपना काम और भी लगन और मेहनत से करने लगा। जगदीश सेठ को भी भीमा का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि भीमा ने अपने मेहनत से उस सख्त जमीन को उपजाऊ बना दिया था और साथ ही वो भूरी का भी अच्छा देखभाल करता था। एक दिन जगदीश सेठ भीमा को बुलाकर उससे कहता है, भीमा, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। तुम मेरे इतने सख्त जमीन को अपनी मेहनत और लगन से एक उपजाऊ जमीन बना दी है और उस जमीन की फसल को मैंने अच्छे दाम में बेचा है। और तुम भूरी का भी अच्छी तरह से ख्याल रखते हो। इस साल वो अच्छा दूध दे रही है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देखकर मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह 300 से बढ़ाकर पूरे 600 कर रहा हूँ। इतना सुनते ही भीमा खुशी से फूले नहीं समाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, मुझ पे इतना भरोसा करने के लिए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। भीमा जगदीश सेठ के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता। धीरे धीरे भीमा के पास अच्छा खासा रुपए जमा हो जाता है, जिससे वो अपने लिए एक छोटा सा रहने लायक कुटिया बनवाता है। हाँ, अब यहाँ पर रहकर सुकून मिल रहा है। उस गौशाले में सोकर तो नाक से गोबर की गंध अभी भी नहीं जा रही है। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को मिलेगा। तब से भीमा रोज सुबह जल्दी उठकर पहले भूरी की देखभाल करता, फिर खेत में जाकर काम करता और 2 वक्त की खाना खाकर अपने कुटिया पे आ जाता। भीमा अपना काम बहुत ही मेहनत के साथ किया करता था। देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं। भीमा की मेहनत के कारण उसके पास अच्छा खासा रुपए जमा हो जाता है। हाँ, कुल मिलाकर 10,800 रुपये हुए। इतनी बड़ी रकम इस छोटे से कुटिया में रह रहे हैं। अगर कहीं किसी को भनक भी लग गई तो मेरे तो सारे रुपये ही चले जाएंगे। आए दिन गांव में चोरी भी तो हो रही है। ना बाबा ना, मुझे ये पैसे कहीं अच्छी जगह रखनी पड़ेगी। एक दिन भीमा जगदीश सेठ के पास जाकर बोलता है, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपये जमा हैं जो मैंने अपने घर पर रखे हुए हैं, पर मुझे उन पैसों की चोरी होने की चिंता होती रहती है। आपको तो पता ही है कि मैं दिन भर आपके यहाँ ही काम करता हूँ और सिर्फ रात में ही घर पर सोने जाता हूँ। इसलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी की चिंता सताती है। हाँ भीमा, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। गांव में तो आए दिन नए नए चोरी के किस्से सामने आ रहे हैं और दिन भर तो तुम्हारा घर खाली ही रहता है, तो चोरी होने की संभावना तो जरूर है। जगदीश सेठ थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है, देखो भीमा, ऐसे समय में तो गांव में एक ही जगह है जहां पर तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है और वो है जमींदार का घर। क्या जमींदार का घर? हाँ भीमा, इस पूरे गांव में जमींदार का ही घर है जहां पहरा लगा हुआ है। वहां से आज तक कोई चोरी नहीं हुई है और जमींदार बहुत ईमानदार और दयालु व्यक्ति है। ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना है। तुम अपने पैसे वहां रख सकते हो। अच्छा, ऐसी बात है सेठ जी। ठीक है, फिर आज ही मैं जमींदार जी से मिलने जाऊंगा और उन्हें अपनी समस्या बताता हूँ। उसी दिन भीमा जमींदार के घर उनसे बात करने जाता है। ए रुक तो रुक, कहाँ अंदर चले आ रहे हो? वहीं रुक जाओ। जी, मुझे जमींदार जी से मिलना है, मुझे उनसे कुछ काम है।
क्या काम है तुझे उनसे, मुझे भी जरा बताओ। जी मुझे कुछ पैसे रखवाने थे उनके पास, उनका बहुत नाम सुना है, बस यही काम के लिए आया हूँ मैं। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। नमस्ते जमींदार जी, मैं भीमा हूँ, जगदीश सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं दूर गांव से यहाँ आया हूँ। अच्छा भीमा, बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? तुम्हें क्या काम है मेरे पास? जमींदार जी, मैं सालों से सेठ जी के पास काम कर रहा हूँ और इतने सालों में काम करके मैंने कुछ रुपए भी जमा कर लिए हैं। पर बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो मुझे अपने रुपये घर पर रखने में डर लग रहा है। हाँ, चोरी तो हो रही है। वैसे कितने रुपए जमा किए हैं तुमने अभी तक? जमींदार जी, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन यही कोई 10,800 रुपये होंगे। मुझ गरीब के लिए ये रकम भी बहुत बड़ी है। अरे नहीं, ये तो सच में बड़ी रकम है। जमींदार जी, मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में लोगों से बहुत सुना है, इसलिए मैं अपनी रकम आपके पास कुछ वक्त के लिए रखने आया हूँ। क्या आप मेरा रुपया रख देंगे? अरे हाँ भीमा, ये भी कोई पूछने वाली बात है। और तुमने जो सुना है बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। अब तुम चिंता करना छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। मेरे यहाँ चोर तो दूर, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। भीमा ने अपने पैसों से भरी थैली जमींदार को दे दी। जमींदार जी, ये पूरे 10,800 रुपये है, आप गिन कर देख लीजिए। अरे नहीं, गिनने की क्या जरूरत है? तुम तो जगदीश सेठ के आदमी हो, तुम पर मुझे पूरा विश्वास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी। अब मुझे चोरी का भी कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे सुरक्षित हाथों में हैं। अरे भीमा, कोई बात नहीं, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए, जो तुम मुझ पर भरोसा करके मेरे पास आए अपने रुपये रखने के लिए। भीमा अपने पैसे जमींदार को देकर अपने घर चला जाता है। भीमा के जाते ही जमींदार की शैतानी मुस्कान निकलती है। वाह रे बेवकूफ भीमा, चोर को ही पैसे रखवाली करने के लिए दिया है तूने। तेरे पैसे मेरे ही हाथों में अच्छे लगते हैं। जमींदार पूरे गांव वालों की नजरों में बहुत ही ईमानदार और दयालु व्यक्ति था, पर असल में वो एक नंबर का बेईमान और लालची आदमी था। और दूसरी तरफ भीमा पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ जगदीश सेठ के यहाँ काम कर रहा था। देखते ही देखते 1 साल बीत जाते हैं। एक दिन भीमा सोचता है, अब कई साल हो गए हैं जगदीश सेठ के यहाँ काम करते हैं। वैसे तो सेठ जी बहुत अच्छे इंसान हैं, पर सोच रहा हूँ कि खुद की एक जमीन लेकर उस पर मेहनत करूँ और अपना खेती करूँ। तभी तो मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ और तभी तो मेरी शादी हो पाएगी, फिर मेरे बच्चे भी होंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। अभी जो मेरे पास थोड़े कुछ पैसे हैं और जो जमींदार के पास कुछ पैसे संभालने के लिए दिए हैं, वो जमा कर थोड़ी सी जमीन खरीद लूंगा। आज ही मैं जमींदार से मिलने जाता हूँ और अपने रुपये मांगता हूँ। यह सोचकर भीमा जमींदार के घर चला जाता है। जमींदार जी, मैं भीमा अपने रुपये वापस लेने आया हूँ। आपको मैंने 10,800 रुपये दिए थे संभालने के लिए। कौन हो भाई तुम? मैंने पहचाना नहीं तुम्हें। अरे जमींदार जी, मैं भीमा हूँ, जगदीश सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ महीने पहले ही मैंने अपने पैसे आपको रखने दिए थे। अब याद आया कुछ आपको? अरे भाई साहब, ना जाने मेरे पास कितने लोग आते हैं पैसे रखवाने के लिए, मैं कितनों को याद रखूं। आपके पास कोई कागजात है क्या? क्योंकि मैं हर व्यक्ति से कागज पर ही लिखकर ही लेन देन करता हूँ। जमींदार जी, आपने तो कोई कागज नहीं बनवाया था उस वक्त। मेरे पास कोई कागजात नहीं है। अरे भाई, ये कैसी बात कर रहे हो? मैं बिना किसी कागजात के काम ही नहीं करता हूँ।
उसी में तो लिखा होता है किसने कितने पैसे दिए, किसके कितने पैसे रखे हैं, सारा हिसाब किताब उसी में रहता है। जमींदार जी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने आपको अपने पैसे संभालने के लिए दिए थे। अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। कृपया करके मुझे मेरे पैसे वापस कर दीजिए। हाँ भीमा, मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसलिए तो मैं तुमसे कागजात मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं है, जब तुम किसी के पास पैसे का लेन देन करते हो तो तुम्हें कागज पर लिखवा लेना पड़ता है, ताकि वो लिखित बाद में काम आ सके। तुम किसी से भी ये बात पूछ सकते हो। नहीं जमींदार जी, आपने ऐसा कोई कागज नहीं बनवाया था। जमींदार जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, कृपया करके मेरे रुपए मुझे दे दीजिए। बड़ी मेहनत से मैंने वो पैसे जमा किए थे। मुझ पर ऐसा अन्याय ना करिए जमींदार जी। अरे भाई, क्या झूठ मूठ का रोना धोना लगाया है? लगता है तुम ढोंगी हो और मेरी ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाकर मुझसे ये रुपये लेने आए हो। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। जमींदार अपने आदमियों को बुलाकर भीमा की पिटाई करने को कहता है। इसे तब तक मारो जब तक ये बेहोश ना हो जाए। इस 2 कौड़ी के आदमी ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है, इसे छोड़ना मत। जमींदार के आदमी भीमा को बुरी तरह से मारने लगा। थोड़ी देर बाद भीमा दुखी होकर अपने घर चला जाता है। मार के कारण भीमा के पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। दर्द की वजह से भीमा 2 दिनों तक जगदीश सेठ के यहाँ काम करने पे नहीं जा पाता है। इसके अगले दिन सेठ भीमा के पास आता है। वो देखते हैं कि भीमा खाट पर सो रहा है और वो बड़ा ही चिंता में नजर आ रहा है। अरे भीमा, तुम 2 दिन तक काम पर नहीं आए, क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कुछ समस्या है क्या, बताओ। सेठ जी, आप खुद यहाँ आए हैं, खबर भिजवा देते तो मैं खुद चला आता। कोई बात नहीं, तुम्हें देखकर लगता है तुम बीमार हो। क्या हुआ है तुम्हें? क्या बताओ सेठ जी, जिस जमींदार के पास 1 साल पहले मैंने अपने पैसे संभालने को दिए थे, वो आज मुझे मेरे पैसे वापस नहीं करना चाहता। वो 1 नंबर का लालची इंसान है। वो लोगों को ठग रहा है और जब मैं गिड़गिड़ा कर मांगा तो मुझे अपने आदमियों से पिटवा दिया और मुझे धक्के मार कर निकाल दिया। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा ही गंभीर बात है। मैंने तो जमींदार के बारे में अच्छा ही सुना था, पर मुझे क्या पता था वो इंसान इतना गिरा हुआ है। तभी मैं सोचूं कि हर साल उसकी संपत्ति इतनी ज्यादा कैसे बढ़ रही है। इतना बेईमानी करके कमाता है वो पैसे। मुझे माफ कर दो भीमा, मैंने ही तुम्हें उस जमींदार के पास जाने को बोला था। गलती तो मेरी भी है। नहीं सेठ जी, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? आप तो मेरा अच्छा ही सोच रहे थे। ये तो उस जमींदार का लालच है। अब लगता ही नहीं कि मेरे पैसे उस जमींदार से वापस ले पाऊंगा। अरे भीमा, तुम तो इतनी जल्दी हार मान गए। उस लालची जमींदार को हम ऐसे ही कैसे छोड़ सकते हैं? तुम निराश मत हो, कुछ न कुछ जरूर हल होगा। कुछ देर सोचने के बाद जगदीश सेठ कहता है, भीमा, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे उस जमींदार से दिलवा सकता हूँ। जगदीश सेठ भीमा के कान में सारी तरकीब बताता है। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा। हे ऊपर वाले, ये तरकीब काम आए और मुझे मेरे पैसे उस लालची जमींदार से वापस मिले। अगले दिन जगदीश सेठ अपने बहुत सारे पैसों को एक सूटकेस में भर के जमींदार के घर जाता है। अरे जगदीश सेठ, आप आज यहाँ? बोलो भाई जगदीश, आज इस गरीब के घर में कैसे आना हुआ? हमारा तो ये सौभाग्य है कि आप जैसे धनी सेठ के चरण हमारे घर में पड़े। नमस्ते जमींदार जी। अरे जमींदार जी, आप तो मुझे अब शर्मिंदा कर रहे हैं। वैसे मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार के एक सिलसिले में जा रहा हूँ। मेरे पास ये लगभग 50,000 रुपये हैं। मुझे डर है कि कहीं ये मेरे घर से चोरी न हो जाए। क्या आप मेरे सारे पैसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं?
आपके सिवाय इस पूरे गांव में किसी और पर भरोसा नहीं है मुझे। और आपके घर में पहरेदारी भी तो लगी है। अरे हाँ हाँ धनी सेठ, ये भी कोई पूछने वाली बात है। मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चित होकर व्यापार करने जा सकते हैं। अरे वाह, इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता है। पूरे 50,000 हाथ लगने वाले हैं। जमींदार इतना सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर भीमा आ जाता है। अरे भीमा, तुम? अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुझे माफ करना भीमा, उस दिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं, इसलिए पहचान नहीं सका। पर मैं अपनी बातों का एकदम पक्का हूँ। हाँ रुको, मैं तुम्हारे सारे पैसे अभी देता हूँ। जमींदार ने भीमा के सारे पैसे उसे लौटा दिए। देख लो भीमा, गिनकर पूरे हैं कि नहीं। मैं इस मामले में बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ। और हाँ, मुझे माफ करना। मेरे आदमियों ने उस दिन तुम्हें बिना पहचाने मार दिया। आज ही मैं सबको काम से निकलवाता हूँ। भीमा बिना कुछ कहे अपने पैसे लिए वहाँ से चला गया। अरे क्या बात है जमींदार जी, आप तो अपनी बातों के बहुत पक्के हैं। मैं अपने सारे पैसे आपके पास रख सकता हूँ। जगदीश सेठ की बातें सुनकर जमींदार के मन में लड्डू फूटने लगे। वो कुछ कहने ही वाला था कि जगदीश सेठ का नौकर वहाँ आ जाता है। सेठ जी, अब आपको बाहर के राज्य में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी व्यापारियों का संदेश आया है। उसने कहा है कि वह खुद गांव आ रहे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हुई। अब मुझे इतनी दूर जाना नहीं पड़ेगा। सुन रहे हैं ना जमींदार जी, वो व्यापारी हमारे गांव आ रहे हैं। अब मुझे ये रुपया आपके पास रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी ईमानदारी दिखाई मुझे। हाँ, पर अगली बार जरूर कहीं जाऊंगा तो आपके पास ही आऊंगा। ऐसा कहकर सेठ और उसका नौकर वहाँ से अपने पैसे लेकर चले जाते हैं और जमींदार बस उन्हें जाते हुए देखते रहता है। धत तेरी की, यह क्या हो गया? ये 50,000 तो चले गए और जो भीमा के 10,800 हड़पे थे वो भी हाथ से चले गए। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार इसको छोड़ूंगा नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अगर आज आप ना होते तो मेरी सारी जमा पूंजी वो लालची जमींदार हड़प लेता। कोई बात नहीं भीमा, जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाले उसका कभी भी बुरा नहीं होने देता है। और जो हराम की कमाई खाता है, उसका कभी भी अच्छा नहीं होने देता। तो दोस्तों, बुरा का अंत हमेशा बुरा ही होता है और अच्छाई की हमेशा जीत ही होती है।